उठाया हुआ है कि हम इसी विषय के हवाले से बात करेंगे। भूल गलती में लोग कहते हैं कि नामंजूर मंजूर जिंदगी की शर्म किसी शर्त नामंजूर। और मेरी बातचीत 4 हिस्सों में होगी। मुझे जो सबसे बड़ा डर है वो है समय का, क्योंकि आदत बहुत खराब है। मैं कोशिश करूंगा कि कितना करूँ। एक हिस्सा तो ये होगा कि आज कीबोर्ड को कैसे याद करें। आप सभी जानते ही हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उनके निधन पर एक कविता लिखी और एक गजल शमशेर बहादुर सिंह। अब गजल के एक दो शेर मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो कविता मैं पूरी पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा ये होगा कि जिंदगी की शर्त किसी शर्त जो है इसे नामंजूर करते हैं हमारे कवि। तो फिर जिंदगी जो चाहिए वो क्या चाहिए, यानी कि कवि की प्रतिबद्धता क्या है। तीसरा यह है कि हमारा समय क्या है और क्या हमारा समय वाया मुक्तिबोध कोई अपने को परिभाषित कर सकता है क्या, या हम उस समय से बाहर निकल करके आए हैं, या अभी भी उसकी गिरफ्त में है, या समय और पहले से ज्यादा बदतर या कठिन होगा। चौथा हिस्सा होगा कि समय से कैसे टकराया जा सकता है। तो इन्हीं 4 हिस्सों पर मेरी बातचीत केंद्रित रहेगी। सर्वेश्वर ने उस कविता में कीबोर्ड को जिस तरह से याद किया है, मैं पहले पढ़ देता हूँ कि कवि मुक्तिबोध के निधन पर तुम्हारी मृत्यु में प्रतिबिंबित है हम सबकी मृत्यु। कवि कहीं अकेला मरता है, कि कवि कहीं अकेला मरता है। सूरज के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा संसार डूब जाता है, फिर एक नए दिन को जन्म देने के लिए। पथराती पुतलियों में लड़खड़ाता अंधेरा एक नए लोक का द्वार खोलता है, और उठने की शक्ति खोने से पहले हर हाथ भविष्य को आगे धकेल जाता है। तुम्हारे हाथों से जुड़े हैं असंख्य हाथ, वे निष्प्राण कैसे हो सकते हैं। बनी बनाई लिखो पर न चलने वाले की यात्रा का अंत पूर्ण विराम में कहाँ होता है। जाते जाते भी उसकी सांस किसी एकांत डाल को हिलाकर उसमें फूल खिला जाती है, और कहीं दुर्गम भूमि पर एक पगडंडी बन जाती है, जहां हम उसकी आत्मा को खोजते हैं। तुम थे हम सबसे अधिक तेजस रूप। वहाँ पुस्तक में लिखा है इन्होंने कि तुम थे हम सबसे अधिक तेजस रूप, अधिक प्रखर आकृति। तुम्हारा टूटना हम सबके आकारों का टूटना है, कि तुम्हारा टूटना हम सबके आकारों का टूटना है। नहीं नहीं नहीं, जीवित है हम सब अभी भी, और हम सब में जीवित हो तुम। ये लहरें जाने कहाँ से आती हैं, जो हमारी पसलियों पर अपने को तोड़ती चली जाती हैं, हमें निरंतर गढ़ती जाती है। तुम्हारे अनुरूप एक ऐसी मृत्यु में जो जीवन से दिव्य है। काव्य शास्त्र में भामा ने एक बात कही है कवि के लिए, और बात ये कही है कि काव्य जो है वो कवि की दिव्य देन। इसीलिए बहुधा हम पढ़ते पढ़ाते हुए और बातचीत करते हुए कवि के साथ पास्ट टेंस या कोई भूतकाल का प्रयोग नहीं करते। कवि थे न कह करके कवि हैं कहते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि देह नश्वर है, वो भले खत्म हो जाएगी, लेकिन रचना जो कि दिव्य है, डिवाइन है, और जिसमें कवि बराबर हमारे समय में, और हमारे समय में ही नहीं, हमारे समय के बाद भी शताब्दियों तक विद्यमान रहेगा। अगर उसने कुछ ऐसा किया है जो उसके समय के स्टेटस को चुनौती देता है, उसे घाता है, तोड़ता है। शमशेर में उस
गजल में जो याद किया है कि जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी ही आपको बेगाना हो जाए। और उसका एक शेर है कि गरीबी जगत से हम उठ गए दुनिया से अच्छा है, हमारे नाम से रोशन अगर वीराना। ये मुक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? मुक्ति का अर्थ यहाँ से लेना चाहिए कि हमें खप जाना मंजूर है, हमें अपने को गवा देना मंजूर है, अगर हमारे नाम से गिराने में भी रोशनी आए। कहीं कोई चीज़ दरक जाए, कोई चीज़ नई बन जाए, जो अंधेरा है वो थोड़ा छट जाए, कहीं किसी को कोई सहारा मिल जाए। उसी तरह से एक कविता है उनकी, मेरे लोग, आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। इसकी क्योंकि मैं ज़्यादातर बातें कविताओं के मार्फत करूँगा, इसलिए मैंने कवि कर्म से केंद्र में रखा है, क्योंकि बहुत कुछ है जो वो अपनी कविताओं में कहते हैं, हमें बस उसे ही समझने की जरूरत है। क्योंकि विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं यहाँ पर, जो बिल्कुल मुक्तिबोध के पढ़ने और समझने की प्रक्रिया में हिंदी की एकेडमिक जगत में जो कुछ ऐसे कार्य किए जिसने मुक्तिबोध को विद्यार्थियों से और पढ़ने लिखने वालों से बहुत दूर कर दिया, उसमें से एक काम तो ये था कि मुक्तिबोध बहुत कठिन कवि हैं, मुश्किल कवि हैं, बौद्धिकों के कवि हैं, जनता तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उन्हें किसी माध्यम की ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं कि जब किसी कवि के साथ ऐसी बातें आप कहते हैं तो आप जाने अनजाने एक इस तरह की बौद्धिकता रच रहे होते हैं जिसमें आप कवि को सामान्य पाठक से या जन समाज से दूर कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुक्तिबोध की जटिल समझी जाने वाली या मानी जाने वाली कविता अंधेरे में, इसके बारे में जब मैं एमए के दिनों में था तो मेरे ज़्यादातर सहपाठी ये कहते थे, अविनाश सर, कि लक्ष्मण भैया जब इस कविता को पढ़ते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। पता नहीं इसका अर्थ हम अविदा मिले, लक्षणा मिले कि व्यंजना मिले, अंधेरा इस रूप में छा जाता था कि कविता समझ में नहीं आ रही है, या अंधेरा इस रूप में छा जाता था कि जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा है, या इस रूप में समझा जाना चाहिए था कि अंधेरा क्या है और कैसा है, उसका प्रारूप क्या है, इसे कैसे लिखें। बहुत सीधी रेखा में कविता चल रही है। आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कोई ऐसी आपटक नहीं है। हाँ, वो है जो फैंटेसी में जाती है, एक दुनिया में जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर एकदम जैसे कि सांसें चलती है, धड़कन चलती है, उसी तरह से वो पूरी की पूरी कविता चलती है। मेरे लोग में वो कहते हैं, अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बात करते हुए कि उस कविता में एक शीर्षक, उप शीर्षक आता है तू। देखिए क्या कहते हैं, गंदी बस्तियों के पास नाले पार पर्वत है, उसी के श्याम तल में वे रभाती हैं कई गायें, कि पत्थर ईंट के चूल्हे लगते हैं, उदकते हैं वहीं दो चार बिखरे बाल वाले बालकों के श्याम गंदे तन, व लोहे की बनी स्त्री पुरुष आकृतियां, दरिद्र के भयानक देवता के भव्य चेहरे में चमकते धूप में, मुझको है भयानक ग्लानि, निज के श्वेत वस्त्रों पर स्वयं की शील शिक्षा सत्य दीक्षा के निरोधी अस्त्र शस्त्रों पर, कि नगरों के सुसंस्कृत सौम्य चेहरों से उचटता मन उतारू आवरण, यह साफ गहरा दूध या कुर्ता, बचूने की सफेदी में चिलकते से सभी कपड़े निकालूंगा, किसी ने दूर से मुझको उठाया। प्रतिबद्धता को यहाँ से समझिए, हर बड़े कवि ने अपनी प्रतिबद्धता पर बात की है। निराला की कविता आदिवास, रामविलास जी भले ही उसे वेदांत मानते हो, मैं मानता हूँ कि तो निराला के कमिटमेंट की कविता है। बाबा नागार्जुन की कविता प्रतिबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, एक कवि के कमिटमेंट की कविता है, और वो कहीं बाहर से वो कमिटमेंट नहीं रख रहा है, वो अपनी कविता में रख रहा है। मुक्तिबोध अपनी कविताओं में जगह जगह बताते चलते कि मेरी प्रतिबद्धता क्या है, मैं किसके साथ खड़ा हूँ, अगर मैं अलग हूँ भी तो मैं वो आवरण उतार देना चाहता हूँ और उनके साथ हो जाना चाहता हूँ जिनको देख करके, जिसे आप सिविलाइज समय के बसिंदे कहते हैं, वो जिनको देख करके नाक भौं से बोलते हैं,
नाक पे रुमाल रखते हैं, जिधर जाना पसंद नहीं करते हैं, जिनके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, उसने मुझे पुकारा है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि हमारा समय कैसा है और किस तरह का है। इसे देखने के लिए मुक्ति बोध का समय देखा जाना चाहिए, कवि का समय देखा जाना चाहिए, पुराने में कितना नया है। और ये भी हो सकता है कि नए में कुछ भी नया नहीं हो। जिस हम नए समय की बात करते हैं उस नए में कुछ भी नया ना हो और पुराने में बहुत कुछ नया हो। अब देखिए कि आज 61 साल लगभग हो गए उनके जाने बाद हम बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करते हुए हम अपने समय को क्या उसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं जैसे मुक्ति को देख रहे थे या उसकी पहचान कर रहे थे। उनकी एक कविता है शब्दों के अर्थ पर, लंबी कविता, तो पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा, इसका अंश पढ़ता हूँ आपके सामने, वहीं से आप देखिए कि समय उनका कैसा था और हमारा कैसा। इसमें कहते हैं कि स्वार्थों के तालों सा जीने के जीने की अंधेरी व चक्करदार सीढ़ियों पर चोरों के पैरों की बार बार प्रतिध्वनि ध्वनियों सा शब्दों का अर्थ क्या होगा। गिन्नी सा रुपयों सा पैसों सा बोलेगा पाताली लोकों में लोधों के प्रेतों का डोलेगा सिंहासन। शब्दों का अर्थ क्या? शब्दों का अर्थ क्या होगा? सत्ता के परब्रह्म ईश्वर के आसपास सांस्कृतिक लहंगों में लफंगों का राज था। इस सत्ता के परब्रह्म ईश्वर के आसपास सांस्कृतिक लहंगों में लफंगों का लाश राज, खुश होकर तालियां देते हुए गोल मटोल बिके हुए मूर्खों के होठों पर हीन हास शब्दों का अर्थ है। यही तो समय मुक्ति बोध अपना समय देख रहे हैं। आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसमें आप अपना समय नहीं देख रहे। ये समय आप देख रहे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया बदल जाती है, सियार शेर बनते हैं शमशानों के पीपल के पीठ पर, और बागवीर बनते हैं राजपथों गलियों में। ग्राम सिंह बिंदों का धर्म युद्ध होता है, जनता की दुख जनित आस्था का स्वाद दुरुपयोग होता है। जनमन की सृजनशील प्रतिभा का अपार निर्लज और निस्संग भोग होता है। तो क्या हो रहा है? वो ये रहा है कि शब्द अपनी जगह से खिसक गए, उसके माने खिसक गए। मुक्तिबोध कहते हैं कि शब्द में जो अर्थ होना चाहिए वो नहीं है। संघर्ष किस बात का? इस बात का है। अगर इसे मैं काव्यशास्त्र के साथ जोड़ करके देखूं तो हम पढ़ते पढ़ाते हुए ये तो पढ़ते हैं कि भामा ने ये कहा कि शब्दार्थों सहित तो काव्य, लेकिन ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि जब 6वीं शताब्दी में काव्यशास्त्री ऐसा कह रहा था तो उसे कौन सी जमीन थी जो थोड़ी सी खिसकी थी, उसने क्या कुछ प्रभावित किया था। कभी कभी कविता को पढ़ते हुए ऐसे भी पढ़ते हैं कि कवि कैसे प्रहार कर रहा है, तोड़ रहा है, जबकि ये वही भामा थे तो कह रहे थे अलंकार को परिभाषित करते हुए कि अगर आभूषण पहन ले स्त्रियां जैसे सुंदर लगती है, वैसे ही अलंकार के चमत्कार से कविता सुंदर होती है। अगर वो ऐसा कह रहे थे तो उनके ठीक जो है 7 सदी के बाद एक कवि आता है और कहता है कि सहजे आनंद सुंदर रे तिल नूतन होए। सौंदर्य बोध यहाँ से बनता है, सौंदर्य बोध भामा के यहाँ से नहीं बनता है। मयार यहाँ से पूछते हैं, मयार यहाँ से बनते हैं कि आप किसे स्वीकार करते हैं, आप किसके साथ जाकर के खड़े होते हैं और आप कैसे चीजों को तोड़ते हैं। उसी तरह से अपने समय को परिभाषित करते हुए एक कविता है उनकी, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथा। इस कविता में देखिए क्या कहते हैं और फिर अपने समय को महसूस करिए कि वो कहते हैं कि खूबसूरत कमरों में कई बार हमारी आंखों के सामने हमारे विद्रोह के बावजूद बलात्कार किए गए नक्शीदार कक्षों में। ये नक्शीदार कक्ष कहाँ है, जैसे है, क्या है और क्या है कि खूबसूरत कमरों में कई बार हमारी आंखों के सामने हमारे विद्रोह के बावजूद बलात्कार किए गए नक्शीदार कक्षों में भोले निर्वयाज नयन हिरनी से मासूम चेहरे, निर्दोष तन बदन दैत्यों की बाहों के शिकंजों में इतने अधिक जकड़े
कि जकड़े ही जाने से सिकुड़ते हुए घेरे में वो तन मन दबते पिघलते हुए एक भाप बन गए। आपका समय आप महसूस करिए और ये मुक्तिबोध का समय। मैं बात यही कर रहा हूं कि मैं कवि के समय को आपके समय पर आरोपित कर रहा हूं। मैनेजर पांडे ने कहा था काम करते हुए कि जिसे हम पुराना कहते हैं, जो हमारा कंटेम्परेरी नहीं है, साहित्य में वो पुराना, वो गुजरा हुआ, वो बीता हुआ, शायद कंटेम्परेरी हो सकता है और अच्छे ढंग से हो सकता है और ज्यादा नए ढंग से हो सकता है। हमारा कंटेम्परेरी हो सकता है कि बहुत प्रत्यानुषी किस्म का बहुत पुराना हो जाए। साहित्यकार इस तरह से काम करता है कि वो क्या करता है, वो अतीत से आपके वर्तमान में आता है और आपके वर्तमान को क्या करता है, चिन्हित करने का काम करता है और बताता है। और इससे भी देखा जाना चाहिए कि 60 वर्ष के इस सरजमी पर और 60 वर्ष की बदलती हुई दुनिया पर और 60 वर्ष में 20 वर्ष की दुनिया वैसी है जिसमें तकनीक आपके हाथों में है और आप अपने होने का, अपने को जानने का, अपने आसपास को टटोलने का बेहतर दावा करते हैं। लेकिन ये दावा कितना खोखला है, लेकिन ये दावा है। और कवि दावा नहीं करता, कवि वो देख रहा है और देख करके आपको बताता है, पहचानता है और कहता है कि जकड़े ही जाने के सिकुड़ते हुए घेरे में वे तन मन दबते पिघलते हुए एक भाप बन गए। और उसी में कहते हैं कि क्यों ये हुआ, क्यों प्रतिबद्धता कैसी, और जो ये हुआ, ये घटित हुआ, इसकी वजह क्या थी? तो वजह ये थी कि क्योंकि उस पूरे पद को पढ़ देता हूं कि एक पूरे की में एक धुमैला भूत एक देहीन पुकार कमरे के भीतर और इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। आत्म चैतन्य के प्रकाश भूत बन गए, भूत बाधा ग्रस्त। कमरों को अंध श्याम साय साय हमने बताई तो दंड हमी को मिला। बागी करार दिए गए चाटा हमी को पड़ा। बंद तहखाने में कुओं में फेंके गए हमी लोग, क्योंकि हमें ज्ञान था, ज्ञान अपराध बना। महल के दूसरे और कमरों के कई रहस्य तकियों के नीचे पिस्तौल गुप्त ड्रॉर गदियों के अंदर छिपे छिपाए सिए गए खून रगे पत्र महत्वपूर्ण कुछ अधिक फोटो रहस्य पुरुष छायाएं लिखती है इतिहास इस महल का। मुक्तिबोध के कविता में महल, सीढ़ियां और सीढ़ियों में जो चक्करदार जीना है वो बार बार आता है। अभी मार्च में मुझे ये अवसर मिला और राजनांदगांव जाने का। आप सोच नहीं सकते हैं कि मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। जो कभी आपका प्रिय होता है, जो मनचीता होता है, जिसको आप पढ़ते ही नहीं, जिसको जीने की कोशिश करते हैं, जी पाते हैं कितना वो तो बहुत मुश्किल है इस बात का दावा करना, लेकिन जिसको जीने की कोशिश करते हैं। जब मैं वहाँ गया तो वो जो चक्करदार जो वो जीना था जो उनकी कविता में आता, वो खिड़कियाँ, वो सामने का जो वो रानी सागर और वो छोटा तालाब और वो पूरा परिदृश्य, वो दरवाजा जिस पर साकर लगा हुआ था, एक दरवाजा वहाँ बड़ा सा है जिससे राजा जी अंदर आते थे उस परिसर में, उस कॉलेज में, और उस पर एक बड़ा सा साकर लगा हुआ है और दोनों तरफ लिखा हुआ था द्वारपाल। एक तरफ को अब बदल दिया गया है पुस्तकालय में, दूसरा जहाँ वो रहते थे वो पूरी तरह से संग्रहालय में बदला जा चुका है। लेकिन वहाँ जा करके महसूस होता है कि कवि कैसे बाहर को देख रहा था, कैसे अंदर को देख रहा था और किस तरह से वो बात कर रहा था। मुक्तिबोध का समय क्या था? मुक्तिबोध कई तरह से टकरा रहे थे। जितना वो सत्ता और सत्ता के बदलते हुए चेहरे और उसके अधिनायकवाद से टकरा रहे थे, खास तौर से आजादी के बाद, उतना वो अपने समकालीनों से टकरा रहे थे। और मैं कई बार कहूँगा कि उससे कहीं ज्यादा टकरा रहे थे। उनकी चिंता, उनकी जो समस्या थी और उनके खप जाने का जो कारण था, वो कारण दरअसल अपने समकालीनों की उदासीनता, उनका पाला बदल लेना, उनका वो हो जाना जिसके लिए वो प्रतिबद्ध नहीं थे, लेकिन महत्वाकांक्षाओं ने जिस ओर उन्हें धकेल दिया या जिस ओर वो गए, और ऐसे कवि का जो प्रतिबद्ध था और प्रतिबद्ध रहा, उसकी बार बार उपेक्षा करते। उसे शिकायत तो नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि ये फर्क तो करना पड़ेगा ना कि तुम में और मैं में। वो बाद में आते हैं दूसरे पक्ष की तरफ, लेकिन वहां आते हैं। और आप देखिए कि कहने दो उन्हें जो यह कविता है, जो कि 218 पंक्तियों में और 6 हिस्सों में है, इस कविता को मैं यह समझता हूं कि ये मुक्तिबोध के अध्ययन की कुंजी है।
यहां से आप समझ सकते हैं कि मुक्ति बोध दरअसल क्या कमिटमेंट अपने लिए तय करते हैं, क्या मानते हैं समाज को और किस वर्ग के साथ अपनी प्रतिबद्धता तय करते हैं। अब जैसे देखें कि उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ रहा हूं। कहते हैं कि वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, उनके समकालीन लेखक कह रहे हैं, यही से कविता शुरू होती है। कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, क्या कहते हैं कि सफल जीवन बिताने में हुए असमर्थ तुम, तरक्की के गोल गोल घुमावदार चक्करदार ऊपर बढ़ते हुए जीने पर चढ़ने की चढ़ते ही जाने। देखिए तुम तो उसके साथ हुए नहीं। आप वो फिल्म देखिए सतह से उठता आदमी, आप उसमें देखिए कि कैसे इस चीज को दिखाया गया है। तो कहने दो उन्हें जो या क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहते क्या है सुन लीजिए कि सफल जीवन बिताने में हुए असमर्थ तुम, तरक्की के गोल गोल घुमावदार चक्करदार ऊपर बढ़ते हुए जीने पर चढ़ने की चढ़ते ही जाने की, उन्नति के बारे में तुम्हारी ही जहरीली उपेक्षा के कारण निरर्थक तुम व्यर्थ हो। तुम निरर्थक व्यर्थ हो, तुम असफल हो। सफलता के मानदंड क्या है और असफलता क्या है? उन लेखकों के लिए सफलता के मानदंड ये थे कि वो सत्ता से कैसे साठगांठ कर लेते हैं। उनके लिए सफलता के मानदंड ये थे, जिसे फिल्म में दिखाया गया है, कि उनके घर में अच्छा सा फर्नीचर आ जाए, रेफ्रिजरेटर आ जाए, तमाम भौतिक संसाधन आ जाए। और ये आएगा कैसे? ये आलोचना से नहीं आएगा। आप तमाम सुविधाओं से वंचित किए जा सकते हैं अगर आप आवाम के साथ खड़े हो जाए, आप प्रतिरोधी चेतना के साथ खड़े हो जाए, आप लोगों के हक की बात करें, उनके हित की बात करें। और हो सकता है कि अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सारी की सारी सुविधाएं आपसे छीन ली जाए। और फिर वो बात करते हैं कि दरअसल की ये कौन सी चीज बना रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए आप याद करिए मुक्तिबोध के कविता को, तो आप देखेंगे कि उनकी कविता में बरगद दो तरह से आता है, एक तरह से नहीं आता। जो बरगद अंधेरे में आता है वही बरगद कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं में नहीं आता। क्योंकि यहाँ जो बरगद आता है वो जो है स्वार्थों का, घुग्गुओं का डेरा बना बैठा है, वो पूनों की चांदनी का है। और वहां पर सब कुछ वो चल रहा है जो जो समाज को पतित करता है, भ्रष्ट करता है और मनुष्य को लगातार कमजोर करता है और उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करता है। जबकि अंधेरे में जो बरगद आता है वहां पर आप देखिएगा कि सर्वहारा का वो आश्रय है। तमाम वैसे लोग जिन्हें कहीं आश्रय नहीं मिला वे वही आश्रय पा रहे हैं, चेतना की ध्वनि वहीं से उठती है। इसलिए वो कहते हैं कि क्या है इनके लिए सफलता के क्या मायने हैं। वो कहते हैं कि पूनों की चांदनी की धूली की धुंध में वैसे ही लगता है, महसूस यह होता है, उन्नति के क्षेत्रों में, प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में मानव की छाती की, आत्मा की, प्राणों की सौंधी गंध कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। पूनों की चांदनी यह सही नहीं, सही नहीं, सही नहीं, सही नहीं। जिसे तुम कहते हो ऑल इज वेल, जिसे तुम कहते हो कि सब बढ़िया, जिसे तुम कहते हो सब अच्छा, जिसे तुम कहते हो विकास, और जिसे तुम कहते हो कि ये मॉडल है हमारा, और सच में यही नई दुनिया का और भविष्य की दुनिया का मॉडल है। मुक्तिबोध कहते हैं यहाँ कौन है, कौन लोग बसते हैं यहाँ? वो कहते ही हैं कि जो है पूनों की चांदनी सही नहीं, सही नहीं, केवल मनुष्यहीन वीरान क्षेत्रों में निर्जन प्रसारों पर सिर्फ एक आंख से, सफलता की आंख से दुनिया को निहारती फैली है पूनों की चांदनी। क्यों कि सूखे हुए कुओं पर झुके हुए झाड़ों में बैठे हुए घुग्गुओं में चमगादड़ होके इन जंगल के सियारों और घनी घनी छायाओं, छिपे हुए भूतों और प्रेतों तथा पिशाचों और बैतालों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं फैली यह फूलों की चांदनी। ये भूत कौन है, प्रेत कौन है, घुग्गू कौन है, सियार कौन है? ये सब वही है जो उस प्रोसेशन में शामिल है, उस मार्च में शामिल है, अंधेरे में। वो सारे के सारे हैं। और फूलों की चांदनी इनके लिए है, उनके लिए नहीं है जो वंचित हैं, जो अभाव के मारे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं और दुनिया के संसाधनों पर जिनका बड़ा हक होना चाहिए, बड़ा हिस्सा होना चाहिए था, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये समय है जिसे मुक्तिबोध अपनी कविता में दिखाते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि उस समय की भयावहता को भी दिखाते हैं, अंधेरे में कविता में बहुत अच्छे ढंग से दिखाते हैं
जब वो कहते हैं कि साहब ये विचित्र प्रोसेसन है, आपको याद ही होगा, नए बच्चों ने बहुत सारी कविता उस तरह की उसमें पढ़ी नहीं होगी। प्रोसेसन कैसा है भाई? तय तो ये था कि जिस मध्य वर्ग की वो बात कर रहे थे, जिसकी आलोचना कर रहे थे, और जिसको लेकर के ये कहा गया कि मुक्तिबोध कविता के सरलीकरण के पक्ष में नहीं थे। हम अभी भी कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने एक किताब लिखी रचना के सरोकार, और उसमें कहा कि साहब हम जिस साहित्य को पढ़ते हैं, जिस कविता को पढ़ते हैं, जिस रचना को पढ़ते हैं, जिसमें उसकी बात है, क्या उसे पता है, उसे खबर है कि उसकी कोई बात है? आपको अभी हाल ही का एक प्रसंग याद दिलाऊं, और याद भी होगा कुछ दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों को संबोधित कर रहे थे। सोशल मीडिया पे वो क्लिप वायरल हुआ, जिसको वो कह रही थी कि जब मैं एक मंत्री थी और जेल का दौरा करने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि जेल में कौन से लोग बंद हैं। तो देखने के बाद ये पाया कि उसमें से तो अधिक से अधिक बहुसंख्य लोग वो हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, जिन्हें पता ही नहीं है कि एक तमाचा मारने पर उनको कौन सी दफा लगाई गई है। उनसे पूछा नहीं गया, उन्हें बताया नहीं गया, बस उन्हें बंद किया गया। कितने लोगों से पूछा जाता है, कितने लोगों को बताया जाता है? तो तिवारी जी कहते हैं कि भाई जनता तो उसमें, जनता को पता नहीं। अब जनता की बात करिए ना, जनता को पता नहीं है। मुक्तिबोध को लेकर के ये आरोप लगा कि साहब इनकी कविता जटिल है, लेकिन मुक्तिबोध खुद कहते हैं कि वो सरलीकरण के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वहारा आगे आएगा, वंचित आगे आएगा, किसी को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चलेगा या ड्यूटीज के बारे में पता चलेगा, तब पता चलेगा। वो जिम्मेदारी तो हमने ले रखी है ना। वे लोग जो अध्यापक हैं, वे लोग जो वकील हैं, वे लोग जो समाज के कर्णधार हैं और बीच के वे हिस्से हैं जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो एक कदम आगे बढ़ाए हैं और वो अपने पीछे वालों को भी आगे लेके आएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उसी अंधेरे में कहते हैं कि पहाड़ के दो तरफ एक रस्सी लगा दी है और कहता है कि उस पर चलो। हम तो चाहते ही नहीं ना कि हम अपनी सुख सुविधाओं को त्यागें, उससे कोई समझौता करे। हम आए यहाँ तक, लेकिन हम हमेशा आगे की तरफ देखते हैं कि और क्या क्या हमें मिल जाए, कितना लाभ हम ले लें और किस तरह से आगे बढ़ जाए। तो वो सारे के सारे लोग तो उस कठिन समय में, और उस कठिन समय में जब मैं कह रहा हूँ तो इस कठिन समय में भी मिले हुए हैं। और किसके साथ मिले हुए हैं वो दृश्य जरा देखिए, हमारे जो विद्यार्थी साथी हैं उनके लिए कि क्या है। वो कहते हैं कि विचित्र प्रोसेसर, गंभीर क्विक मार्च, काला बत्तू वाली काली जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंडगल, अस्थि रूप यकृत स्वरूप उदर आकृति, हाथों के जालों से उलझे हुए बाजे वे दबकते हैं भयंकर, गंभीर गीत स्वर्ण तरंगे ध्वनियों के आवर्त मदराते पथ पर, बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। और मजेदार ये है कि कवि देख रहा है, असल बात है कि हम तो देख भी नहीं पा रहे। कवि इस अर्थ में हमारा अगुआ है, कवि इस अर्थ में हमें हमारा नेतृत्व कर रहा है कि हम तो अपने आसपास को ही नहीं देख पा रहे हैं। हम पहचान नहीं पा रहे उन चेहरों को, जिन चेहरों पर कई चेहरे शामिल हैं, और वो हमारे साथ है कि किसके साथ है, वे हमारे साथ है कि उनके साथ है। वो उस सब कुछ बढ़िया के पक्ष में है कि सब कुछ खराब है उसके पक्ष में है। वो स्टेटस को के समर्थन में है कि स्टेटस को के खिलाफ में, यथा स्थितिवाद का खुद शिकार है या यथा स्थितिवाद का प्रतिरोध कर रहे हैं, यही नहीं समझ पा रहे। तो कवि से समझने की कोशिश करिए कि कवि समझाना क्या चाहता है। कवि ये कहता है कि गंभीर क्विक मार्च, काला बत्तू वाली काली जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, अस्थिर रूप यकृत स्वरूप उदर आकृति, हाथों के जालों से उलझे हुए बाजे वे दमकते हैं भयंकर, गंभीर गीत स्वर्ण तरंगे ध्वनियों के आवर्त मडराते पथ पर, बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। कैसे लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के, बदल दिया ना। कभी भले ही इस शहर के शायर ने कहा होगा कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आज तो अखबार को देख के मन करता है कि आग लगा दो जिन सारे सच जिनका अनुमान नहीं बोल सकते, जो जनता की बात नहीं कर सकते, उन्हें
उनके होने का क्या अर्थ बनता है। और आप जानते हैं कि क्या स्थितियां हैं, कि सच कहाँ है, सच नहीं है। जो हो रहा है वो दरअसल दिखता नहीं है, और जो दिख रहा है उससे हमारा और तुम लोगों का नाता नहीं है, जो अपनी जगह खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। आश्चर्य होता है कि मैं तो अब तक समझता था कि ये किसी के पक्ष में खड़े हैं, मैं तो अब तक समझता था कि ये सच की आवाज बने बैठे हैं, मैं तो अब तक समझता था कि ये उस सरभारा को खींच करके आगे लाएंगे, उसका उत्थान करेंगे, उन्नति के बारे में सोचेंगे। कहते हैं कि उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप तालबद्ध दीर्घपात टैंक दल मोरटाल आर्टिलरी सन्नद्ध, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना, सैनिकों के पथराए चेहरे चिड़े हुए झुलसे हुए बिगड़े हुए गए। शायद मैंने उन्हें पहले कहीं तो देखा था, शायद उनमें मेरे कई परिचित। दिक्कत तो यही है ना, जिनसे उम्मीद होती है। यहाँ ये भी देखिए कि मुक्ति बोध उसी बात को कह रहे हैं। तो मैंने अभी कहा ना कि कहने दो उन्हें, तो जो है मैं कहते हैं कि वे लोग थे जो इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि जब अपनी जमीन होगी, अपना आसमान होगा, जब हम आजाद होंगे, तो कम से कम वो हमें तो हासिल होगा। और हमें क्या मतलब कि उस तबके को जिससे हमारा नेह नाता है, जिससे हमारा जुड़ाव है, जिनके हम हैं, जिसे कम वो चीजें चाहिए। हुआ क्या हुआ, तो ठीक इसके विपरीत कि उन्हें वो नहीं मिला। और जो उनकी आवाज लेकर के चले थे, जो उनके प्रतिनिधि थे, जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सारे के सारे ने अपने चरित्र बदल लिए, या चरित्र बदल लिए या अपने को बेच दिए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो है कि वो परिचित कह रहे हैं, उनके पीछे यह क्या कैवलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस। और चरित्र जब बदल दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, जहां होना चाहिए वहां जब आप नहीं होते हैं, जो आवाज उठानी चाहिए जब आप वो आवाज नहीं उठाते हैं, तो फिर आप शामिल होते हैं उन्हीं के साथ जो आताताई होते हैं, अत्याचार करने वाले होते हैं और दमन करने वाले होते हैं। क्योंकि व्यवस्था कभी नहीं चाहती कि आप उनके खिलाफ खड़े हो, व्यवस्था कभी नहीं चाहती कि आप उनके विरोध में बोले। व्यवस्था चाहती है कि आप समझौता कर ले, कंप्रोमाइज कर ले और सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहते हैं कि काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूर गेरुआ, आधा भाग पोतदारी भैरव भयानक, हाथों में चमचमाती सीधी खड़ी तलवार आबदार। यही तो होगा। अब बोलिए कि जब वो कहते हैं भूल गलती में कि जो है गिरफ अख्तर पहनकर आज बैठी है तख्त पर तिलके और चमकते हैं उसके जो है खड़े तलवार और संगीत, तो क्या है? तो पहले यही कहता है ना, इसीलिए कहते हैं ना कि उसमें वो नायक कहता है कि नामंजूर हमको जिंदगी की शर्त नामंजूर, जबकि उसी स्थिति में अल-बरूनी इब्न सिन्ना से लेकर के तमाम लोग जो है क्या है समझौता कर बैठे, चुप है, खामोश है, उन्हें बोलना नहीं है। जिन पर बोलने की जिम्मेदारी थी उन्हें बोलना नहीं है। तो नायक कहता है कि बोले या ना बोले, हम अपनी बात बोलेंगे, टकराएंगे, हम खप जाएंगे। और ये तो इतिहास का सत्य है कि जिसे टकराना है, जिसे बोलना है, जिसे आवाज उठानी है, उसे तो खपना ही पड़ेगा। उसे आप लोग बचा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बचाने की कोशिश करेंगे, अगर आप अपने को बचाने की कोशिश करेंगे, आप अपने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो फिर आप टकरा ही नहीं पाएंगे। और व्यवस्था तो इसी तरह से डराएगी, आपको धमकाएगी, आपके साथ समझौता करने की कोशिश करेगी, साठ गांठ करेगी कि आप कि वो चेतना ही मर जाए जो जाग रही है, जो प्रतिरोध कर रही है। इसलिए वो कहते हैं कि कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है। कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेना अध्यक्ष चेहरे में मरे जाने तुझे से लगते, उनके चित्र समाचार पन्नों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थी। याद रखिए, ये सारे उनके समकालीन, जिनके चरित्र बदल गए। कई वाह, उनमें कई प्रकार अनुच्छल विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात धोमाजी उस्ताद। अब कुख्यात धोमाजी उस्ताद को अगर एक तरफ कर दे, उस सेना को एक तरफ कर दे जो सिर्फ ऑर्डर सुनती है, जो आदेश का पालन करती है, जिसे कहा जाए कि गोली चलाओ तो गोली चलाएगी, गोली दागो तो गोली दागेगी, तलवार चलाओ तो तलवार चलाएगी। लेकिन जो लोग नियंता थे, उन सारे के सारे लोगों ने अपने चरित्र को क्या कर लिया था,
बदल लिया था। और अगर आप, और बुद्ध इसी कविता में कहते हैं कि जब ये सब जान लिया तो क्या होगा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो गोली धागे सालों को, इसने हमें नंगा दिया। आप देखिए ना, फिल्मों में तो ये बहुत बाद में आया कि कुछ रहस्य चल रहा है, कुछ षड्यंत्र चल रहा है, किसी ने देख लिया तो दौड़ा करके मारा, बंदी बनाया, वो पकड़ भी लेते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं कि देखो क्या क्या देखा है इसने, इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। तो ये जो है कि समय मुक्तिबोध के यहाँ लगभग उनकी कविताओं में विद्यमान है। और वो समय वही था जिस समय वो लगातार बेचैन हो रहे थे। वो जो परसाई से बातचीत कर रहे थे, वो जो बराबर कह रहे थे कि पार्टनर फांसी आने वाला है, क्यों कह रहे थे? उन्हें आशंका थी कि क्या है, सत्ता धीरे धीरे निरंकुश और अधिनायक बाद में बदल जाएगी, जनता उसमें कहीं नहीं होगी, उसकी आकांक्षा उसमें कहीं नहीं होगी। वे लोग जो कि बड़ी हसरत से देख रहे हैं उस तरफ कि हाँ कुछ बदलेगा, एक उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद जब हटेगा तो हमारा कुछ हिस्सा तय होगा, हम होंगे, तो कहीं नहीं। अब बताइए कि 60 सालों के बाद भी आपका समय कितना बदला है? प्रोसेसन वैसे ही काम कर रहा है, मध्य वर्ग के चेहरे वैसे ही काम कर रहे हैं, सेना वैसे ही काम कर रही है। और क्या है, पत्रकारों के चरित्र कितने बदले हैं ये छिपा नहीं है। एक सच्चा पत्रकार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, एक सच्चा अखबार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और वो कविता ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी जिस कविता में एक सच्ची और कहूं की सर्वेश्वर की भाषा में की समर्थ आवाज छिपी है, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए वो टकराते हैं और टकराने को भी रचते हैं, क्योंकि क्या है, कवि के लिए वो कवि सिर्फ इस अर्थ में कवि नहीं थे कि उन्हें कविता करनी थी। दरअसल उनका कविकल उस कविता के आनंद के लिए नहीं था, उनका कविकल उस जीवन के लिए था, या उस जीवन के बदलाव के लिए था, या कम से कम उसे बदलने के लिए था, या वो जो कि वंचित है उसे वहां लाने के लिए था जहां उसकी ठीक ठीक जगह है, जहां से उसे सुना जाए, जहां से उसे महसूस किया जाए, जहां से उसे टटोल के देखा जाए, और जहां से ये तय किया जाए कि दुनिया के तमाम संसाधनों में उनका भी हिस्सा है। इसलिए वो कहते हैं कि जन जन का चेहरा एक, अमेरिका की, यूरोप की, एशिया की गलियों की धूप, एक रंग, एक रूप, एक विरोध में तरी हुई मुट्ठियों का स्वरूप, सब तो एक है। दुनिया के किसी छोर, श्रमिक दुनिया के किसी छोर में, वंचित दुनिया के किसी छोर में, सरभारा दुनिया के किसी छोर में, वो है तो हमारा ही है। सिर्फ उसने नहीं, दुनिया के हर एक कविता यहाँ आकर के वैश्विक हो जाती है, और इसीलिए वो एक कदम आगे बढ़कर उसका हल भी देते हैं और बताते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि मुकाबिल कैसे होते हैं। हम मुकाबिल होने को कैसे देखें कि अपने होने की वजह तलाशना। क्यों, आखिर ये सारा का सारा कवि कर्म क्यों, किस लिए? जब शमशेर गजल का मतला लिखते हैं कि जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी ही आपको बेगाना हो जाए, क्या कह रहे हैं? वो बुद्धिबोध की आलोचना तो नहीं कर रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि क्या है भाई, अपने को इस तरह से देखा जाना चाहिए और अपने होने की सार्थकता इस तरह से तलाश की जानी चाहिए कि जहां आप अपने मैं को भूल जाते हैं। मैं बराबर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि जब आप स्वयं को जीते हैं तो संसार आपको नहीं जीता, लेकिन जिस दिन से आप अपने को जीना छोड़ देते हैं संसार आपको छक करके जीता। ये होता है खपना, क्योंकि जब संसार को जीते हैं, संसार का होते हैं, संसार में रचते बसते हैं और उसकी संभावनाओं की तलाश करते हैं, तो फिर आप लगातार बेचैनी के शिकार होते हैं, आप लगातार परेशान होते हैं। जो अपने में है उन्हें नींद अच्छी आ सकती है, हो सकता है कि ऐसे ना आए तो गोली खा करके आ जाए, लेकिन जो संसार का है उसे नींद नहीं आएगी। और इसलिए मुक्तिबोध को वहां से भी जोड़ सकते हैं जैसे कबीर कहते हैं कि क्या है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जो है जागे और रोवे। क्योंकि कवि इसके लिए अभिशप्त है। अगर वो कवि है, वो समाज जीता है, समाज को बदल सकता है, तो अभिशप्त है इस बात के लिए कि उसे जागना होगा, उसे विलाप करना होगा, उसे विह्वल होना पड़ेगा, उसे उद्वेलित होना पड़ेगा, उसे बेचैन होना पड़ेगा, तो चैन से रह नहीं सकता। और इसी स्थिति में क्या है कि कई बार ये असर उसके शरीर पर आता है, और कई बार ये भी आता है कि क्या है, कभी धीरे 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 उस नश्वर शरीर में कहीं ना कहीं टूटता चला जाता है। विचार अगर मजबूत होंगे तो उसका वजन जो है शरीर पर आएगा, वो टूटन आएगी,
लेकिन क्या उसको लेकर के दूर तक वही जाएगा जो स्टूडेंट के साथ जीने का अभ्यस्त। तो वो ये कहते हैं, और तब इसी तरह से आप लोग वो कहते हैं कि जो पुस्तक में यहाँ लगा हुआ है कि आलोचना करते हैं कि सवाल ये है कि अपने होने की वजह कैसे तलाशेंगे आप। तो वो आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अब तक क्या किया। वो मेरे आदर्शवादी मन, आप अपने आप से पूछिए, हम अपने आप से पूछे, हर आदमी अगर अपने आप से पूछे कि हाँ अब तक दरअसल किया क्या तुमने, सिवाय इस बात के कि तुम अपने लिए दिए, तुमने लिया, सबसे लिया। दुनिया में जो कुछ भी चमकता हुआ है, चमचमाता हुआ है, जिसमें भी खूब खूब रोशनी है, वो ठीक ठीक फूलों की चांदनी जैसी रोशनी है। वो सारी की सारी रोशनी में जो है क्या है, उन लोगों का अंधेरा शामिल है, या वे जो अंधेरे को अभिशप्त है उन लोगों का श्रम शामिल है। हम कहते हैं ना कि ये रौनक कहाँ से आई है, ये जो महलों की रौनक है वो वहीं से आई है, उसी श्रम से आई है, वो निचले लोगों से आई है, उस मेहनत कश समाज से हो करके आई है। इसलिए वो इस पद में पूरी तरह से कहते हैं कि क्या क्या करना था तुम्हें, क्या क्या होना था तुम्हें, और क्या क्या हो गए। तुम की शादी में कनात से बन गए, व्यभिचारी के बिस्तर बन गए, तुमने तमाम तरह के समझौता कर दिया। तो फिर यहाँ से जन्मता है आत्मबोध, आवाज आगे की आती है, साथियों की तलाश शुरू करते हैं। और याद करिएगा कि अंधेरे में कविता में जब वो प्रोसेसिंग पूरा का पूरा स्क्रीनिंग जब खत्म होता है तो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद उन्हें वो सब याद आता है जो ब्रह्म राक्षस में घटित हो चुका है। यहाँ मैं ये भी कहता चलूं कि कवि कर्म को केवल कविता के हवाले से भी नहीं देखा जा सकता। कई बार रचनाकार आपके सामने चुनौती रखता है, मुक्ति बोध को या किसी भी ऐसे रचनाकार को समग्रता में देखा जाना चाहिए जिसकी एक साथ कई विधाओं में गति है। जैसे छायावाद के किसी भी कवि को, तो निराला को मानते थे ना कि उनके ठीक ठीक पुरखे हैं, तो निराला को, प्रसाद को, महादेवी के किसी को भी ये हर विधा में लगभग सक्रिय थे। आप उनको अगर एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। ब्रह्म राक्षस कविता पढ़ते हुए ब्रह्म राक्षस कहानी भी पढ़ी जानी चाहिए। मैं तुम लोगों से दूर हूँ पढ़ते हुए जो है पक्षी और दीपक भी पढ़ा जाना चाहिए, और वो तमाम कहानियां पढ़ी जानी चाहिए। क्या है, जब कवि अपने को वहां नहीं खोल पाता तो उसे लगता है कि चलो यहाँ खोलते हैं, या जो यहाँ अधूरा रह गया वो वहां पूरा करते हैं। और इसी तरह से हर एक अधूरेपन को पूरे करने की तलाश लगातार जारी रहती है, और वो तलाश जाते जाते भी खत्म नहीं होती है। अंधेरे में खत्म होते हुए भी लगता है कि नहीं, इसके आगे भी कोई रहा है, शायद वो अगर होते तो कुछ और तलाश करते। तो कहा कि साथियों की तलाश करते हैं, कहते कि वो क्यों मरा, क्योंकि क्या है, वो साथ नहीं था। बहुत ढंग से समझाते हैं कि दुनिया में प्रतिरोध की आवाज अगर आपको बनना है, आपको बड़ी लड़ाइयां लड़नी है, अकेले नहीं लड़ सकते। दुश्मन सामने खड़ा है और तलवार लेके, बंदूक लेके, और आप एकदम सीना चौड़ा करके बाहर निकल जाइए कि अरे मैं आपसे टकरा जाऊंगा, तो क्या करेगा, वो आपका दमन कर देगा। इस बात को वो वहां महसूस करते हैं। और याद करिए कि उसी के बाद वो साथियों की तलाश में जुट जाते हैं। अंधेरे में कविता में कहते हैं, मैं वो हिस्सा थोड़ा सा पढ़ता हूँ आपको कि आता है जहां से वो कहते हैं कि मुझे खोजने ही होंगे साथी श्याम, और इस तरह के बहुत सारे शब्द आते हैं। दरअसल कौन, वे लोग जो सर्वहारा हैं, वे लोग जो वंचित हैं, वे लोग जो अधिकारों से वंचित हैं, उनकी तलाश करते हैं। तो बरगद की तरफ जाते हैं, लोगों को जुटाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बड़ी लड़ाइयाँ अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अगर अकेले लड़ेंगे तो सत्ता जो कि बहुत मजबूत है, व्यवस्था बहुत मजबूत है, उस प्रोसेसर में एक नहीं अनेक है, सबके सबने तो पाले बदल लिए हैं, किसको पुकारेंगे। और जिसके लिए आवाज उठानी है वो साथ आएगा, लेकिन उसे बताना होगा, एहसास कराना होगा कि दरअसल क्या है, कि तुम्हारी ही लड़ाई लड़ी जा रही है, ये किसी और की लड़ाई नहीं है। क्योंकि क्या है, उसके दिमाग में बहुत कुछ बैठा हुआ है जिसने उसे जड़ बना दिया है। आप करते रहिए ना क्रांति की बातें, आप करते रहिए वैचारिक चिंतन की बातें, लेकिन वो जो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, जिसमें
जिसे एक अलग ही तरह की आस्था में मान लिया गया है, जिसके अंदर एक अलग ही तरह का भाव भर दिया गया है, जिसे सदियों से बताया गया है कि तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग क्या होगा और तुम अगर इस पथ पे नहीं चले तो मुक्ति तुम्हें मिलेगी नहीं। सदियों की जो ये पीड़ा है, सदियों से बंधी हुई जो ये पूरी जो स्थिति है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ खोते हुए और बहुत कुछ विश्वास अर्जित करते हुए उनका, तब जाकर के आप लड़ेंगे या लड़ने की स्थिति में आएंगे। और जब वो इस स्थिति में आते हैं तो कहते हैं कि क्या करना होगा। तो इसी अंधेरे में कविता में, क्योंकि ये कविता बहुत सारी कविताओं को समेट लेती है, इसलिए ये इसी का हिस्सा मैं पढ़ रहा हूँ। इतने में जो है वो कहते ना कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी हमको नीली झील की लहरी खाएं, जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक, धंसना ही होगा झील के हीन शीत सुनील जल में, जादुई झील को करनी ही होगी मेरी प्रतीक्षा। क्योंकि आप अगर नहीं तोड़ेंगे, मठ और गढ़, मठ गढ़ कई तरह के हैं, ये प्रतीक की तरह आए हैं, आप अलग अलग तरह से इस्तेमाल करें। और ये मठगढ़ वो नहीं है, कई बार तो दिखते हैं कि जो सीधे बाहर है, बाहर की विसंगतियों से और बाहर के अवरोधों से लड़ना तो बहुत आसान है, उससे तो हम लड़ते ही आए हैं। हमारा तो मामला ये बनता है ना कि हमें लड़ना है अंदर के मठों और गढ़ों से, जिसने शताब्दियों से जड़ें जो है जमा रखी है और जिस पर लगातार जिसको जो है पुष्पित पल्लवित किया जा रहा है, करने वाले लोग कर रहे हैं और वो इस तरह से कर रहे हैं कि इनकी जो स्थिति है वो और मजबूत बने और ये जकड़ और ज्यादा जो है चीजों को जकड़ के रखे। तो आपको उन पर जो है हमला करना पड़ेगा, उन्हें तोड़ना होगा। जब तक उन जकड़बंदियों को नहीं तोड़ेंगे, उन पर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक तो कोई लड़ाई नहीं हो सकती, तब तक कोई क्रांति नहीं हो सकती, कोई आवाज नहीं आ सकती। इसलिए आप देखिएगा कि वो जब ये कहते हैं और कहते हैं कि चांद आया है गलियों की आकाशी लंबी सी कार में, तो उसी में आगे जाते जाते फिर उस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि अब हो गया। 8वें हिस्से में आकर के कहते हैं उस कविता में कि कहीं आग लग गई, कहीं कहते हैं ना कि एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी का आवेश। साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जन जन उद्देश्य, ये पद इस्तेमाल करते हैं, जन जन उद्देश्य। पथरीली चेहरों की खाकी ये कसी ड्रेस घूमते हैं यंत्रवत, बेपहचाने से लगते हैं वाकई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। लेकिन कमाल यह है कि फिर भी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप लड़िएगा, आप कोई लड़ाई लड़िएगा, आप प्रतिरोधी लड़ाई लड़िएगा, बहुत सारे लोग कहने वाले होंगे, वो आपको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, कहेंगे कि इससे क्या ही होता है, इससे क्या ही बदलता है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये तो आवाजें बस ऐसी ही हैं, एक समय के बाद अनसुनी कर दी जाएगी, इसको कोई सुनने वाला नहीं होगा। और ये कहने वाले कौन से लोग हैं? वही लोग हैं जिन पर की वो जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए वो कहते हैं कि सब चुप हैं, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं, उनके ख्याल से यह सब गप है, मात्र किंवदंती है, कहीं कुछ घटित नहीं हो रहा है, लेकिन घटित होता है। और अंत तक जाते जाते देखते हैं कि गद्दा की लाठी भी चल गई, बच्चे की सीटी भी बच गई, पूरा का पूरा जो है एक हुजूम दौड़ पड़ा है उस क्रांति के लिए, और कभी वहाँ पर देख रहा है कि अब क्रांति हो गई। तो ये अकेले इस एक कविता को ही अगर आप पढ़ लें तो ये पूरी एक प्रक्रिया जो है अपने आप से टकराने की, कविता आरंभ में ही अपने आप से टकराती है। देखिए, बाहर का होने के लिए, बाहर से लड़ने के लिए पहले अपनी विसंगतियों से लड़ना पड़ता है, अपनी सुविधाओं की तिलांजलि देनी पड़ती है, उसे दरकिनार करना पड़ता है, मोह माया छोड़ना पड़ता है, अपनी सुविधाओं से अपने को किनारे रखना पड़ता है, तब जाकर के आप बाहर का हो सकते हैं, तब जाकर के आप किसी और का हो सकते हैं, तब जाके आप उस समाज का हो सकते हैं जो समाज दरअसल आपकी चाहत रखता है, जिसे आपकी जरूरत है, और जो आप ही के सहारे आगे बढ़ेगा,
क्योंकि मैंने फिर कहा कि न तो उसे अपने राइट्स के बारे में पता है, न उसे ड्यूटीज के बारे में पता है, न उसे ये पता है कि दुनिया के संसाधनों पर उसका कितना हिस्सा है। उसे ये भी नहीं पता है कि एक मनुष्य के रूप में वो ठीक उतना ही हिस्सा घेर सकता है या उसका उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना कि किसी भी प्रिविलेज सोसाइटी के मनुष्य का, जितना कि एक आम दबे कुचले आदमी का स्पेस है, उतना या उससे तनिक भी ज्यादा स्पेस क्या है इस देश के और दुनिया के उन पूंजीपतियों का नहीं है जो बहुत सारे संसाधनों पर कब्जा किए। चीजें बद से बदतर हुई है। 60 साल तो उनको गए हुए। मैं तो बस 30 साल का आंकड़ा बताऊं कि हम जब पढ़ा करते थे और शायद आज भी वही पढ़ाया जाता रहा होगा कि सिविक्स पढ़ते हुए कि भाई साहब दुनिया के जो 80% संसाधन है उस पर 20% आबादी का कब्जा है और बाकी 20% पर 80% है। आप इस बात से क्या इनकार कर सकते हैं कि दुनिया की 80%, बल्कि उसके से भी अधिक संसाधनों पर ये 20% का आंकड़ा 20 में नहीं बल्कि 2 लोगों में सिमट करके रह गया है। और आपके यहाँ यही 2 लोग हैं जो 80% पर अपना दावा ठोके हुए हैं और जिनका समर्थन है उन ताकतों का या उन लोगों का जो इनके जरिए अपने को सेक रहे हैं या अपनी रोटी सेक रहे हैं या अपना चेहरा चमका रहे हैं। तो लड़ाई क्या है? लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई और कठिन हुई है कि ठीक है पहले 20 में आप थे, आपको उतना स्पेस मिला था, अब तो साहब आप 99.001 में भी नहीं गिने जाएंगे क्योंकि कहाँ अरबों की आबादी और कहाँ 2। लड़ते रहिए, कैसे लड़ेंगे? तो मुक्तिबोध का जो कवि कर्म है, मुझे लगता है कि सबसे कवि को जानने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप कवि की कविता के पास जाए, कविता का पाठ करिए, एक नहीं अनेक पाठ करिए, अकेले में नहीं सामूहिक पाठ करिए और पाठ करते हुए ही समझिए कि कवि का कमिटमेंट क्या है, उसकी प्रतिबद्धता क्या है। पाठ करते हुए ही समझिए कि कवि किन चीजों से टकरा रहा है, उसके समय की विसंगतियां क्या है, उसे समय में चल क्या रहा है, वो उसकी शिनाख्त कैसे कर रहा है, उसे पहचान कैसे रहा है और उसको पहचानिए और पहचानते हुए उन लोगों को साथ लाइए या उनके साथ होने की कोशिश करिए या कम से कम उनका भरोसा दीजिए जिनके सहारे आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिनके सहारे आप ये लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाइयाँ तो लड़नी पड़ेगी क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे आप चुप हो जाएंगे, उनके समकालीनों की तरह आप चुप हो जाएंगे, अपने समय के समकालीनों की तरह आप शिकार हो जाएंगे अपने समय के कंटेम्प्रेरी जो आपका है, जो कि बहुत ठीक नहीं है, जो परत दर परत जो है क्या है और ज्यादा काइयों से जो है ढका जा रहा है। और लेकिन लड़ेंगे कैसे, कैसे लाएंगे? क्योंकि उनके समय में तो ये स्पेस था कि आपके पास रोशनी आ रही थी, कहीं से तो आ रही थी, किसी एक कोने अतरे मुडेर के किसी खपरैल मकान के किसी एक छिद्र से आ रही थी आप तक। अब तो नहीं आ रही है क्योंकि आप और हम जो युवा हैं उनके सामने तो तकनीक ने ऐसा माया जाल फेंका है कि हमें मतलब ही नहीं है कि क्रांति कहाँ होनी है और कहाँ नहीं होनी है, कहना क्या है नहीं कहना है। हम आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम स्मृतियों के विलोपन के उसके लगातार गायब होते दौर में हैं। हम जो है आंखों के आगे दृश्यों के लगातार धुंधलाते हुए दौर में हैं। हम कानों तक ध्वनियों के आने के बाद भी उसको डिकोड न करने के दौर में है और मुक्तिबोध की भाषा में हम लगातार अपने अंतःकरण के आयतन की संक्षिप्तता के दौर। और अगर ऐसे दौर में है कैसे लड़ेंगे? क्योंकि बहुत कुछ तो ये ले रहा है, बहुत कुछ वो ले रहा है जिसका जीवन से हम किसको जान रहे हैं। क्या समय और गहरा और ज्यादा जो है परतदार और ज्यादा, जिसे निराला कहते थे ना कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार घोरा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चा। लेकिन फिर भी उनके पास एक उम्मीद है कि केवल जलती एक मशाल, या जिसे प्रसाद कहते हैं कि घन तिमिर में चपलाकी रे, तिमिर घन है, घन तिमिर है, लेकिन एक बिजली की कौन तो है, अंधेरा अमानिशा वाली है, लेकिन क्या है एक मशाल तो है
आपके सामने तो स्थिति और खराब है, क्योंकि आपको बहुत आसानी से डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको बहुत आसानी से असल मुद्दों से अलग किया जा रहा है, जिसे सामूहिकता कहते थे। अगर आपको किसी के लिए लड़ना है तो सामूहिकता चाहिए, आप उस सामूहिक पक्ष के लिए लड़ रहे हैं। सबसे अच्छी आवाज वो नहीं होती जिसे पार्श्व गायन कहते हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी आवाज कोरस होती है, दुनिया की सबसे अच्छी आवाज लोक में होती है, क्योंकि वे आवाज जो सामूहिकता को साथ लेके चलती है और जो सामूहिक रूप से उठती है, वही आवाज दुनिया को बदल सकती है। लेकिन समय क्या, समय तो अद्भुत है कि हम अपने आप से कट गए हैं। इसी के अंदर अंतःकरण के कितने हिस्से बट गए हैं। हम अपने परिवार से कट गए, अपने दोस्तों से कट गए, नातेदारों से कट गए। एक आभासी मंच है जिस पर कि बहुत सारे दोस्त हैं, दवा खूब ठोकते हैं, लेकिन असल और यथार्थ में क्या है, हम इतने अलग थलग पड़े हुए लोग हैं, लगातार इतने टूटते हुए लोग हैं, इस कदर बिखरते हुए लोग हैं कि हम अपने को ही समेटने में जैसे कि खपे जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, मुग्ध हुए जा रहे हैं, लहालोट हुए जा रहे हैं। ऐसे समय में आपकी लड़ाई आसान नहीं है, और इसीलिए ऐसे समय में मुक्ति बोध का जो समय मैंने अपने समय पे आरोपित किया था, उसमें आप थोड़ा और जोड़ लीजिए कि ये समय और कठिन हुआ है, और दुष्कर और मुश्किल हुआ है, तो आप समझिए कि आपको किस तरह से लड़ना चाहिए। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, और मैं अविनाश जी को देख रहा हूँ कि वो, और मैं मतलब ये भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं इतना, तो खैर बातें लगातार होती रहेगी। मेरा बस एक ही आग्रह है कि कवि के पास जाए, पाठ दर पाठ जाए, सामूहिकता को बढ़ावा दे, एकल या एकालाप से अलग होकर के कोरस के पीछे जाए, कोरस के साथ जाए, और हो सके तो उन ताकतों की शिनाख्त करे, उन शक्तियों की शिनाख्त करे जो पुरानी तरह की नहीं है, जो नई तरह की है, और जो लगातार आपको गिरफ्त में ले रही है, लगातार आपको ऐसे सपने दिखा रही है, ऐसी दुनिया दिखा रही है, ऐसे ऐसे उसने दृश्य आपके सामने रख दिए हैं कि आपको लगता है कि मेरे होने की सार्थकता यही है। हम जिस हिंदी पट्टी में होने का दावा करते हैं, जिस यूपी बिहार के हम बाशिंदे हैं, हम पावर पॉलिटिक्स के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। हम कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाना चाहने वाले लोग हैं। हमारी अंदर की ख्वाहिश रहती है कि हमें सब कुछ मिले, हमें ऐसा मिले कि हम वर्चस्व में आ जाए, हुकूमत में आ जाए, हम शीर्ष पर आ जाए और सब पर अपनी हुकूमत थोप सके। तो इस स्थिति में भी हमारी लड़ाई और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है, और ज्यादा जो है मुश्किल हो जाती है, और ज्यादा संघर्षशील हो जाती है, और उसकी अवधि भी और ज्यादा पसरती हुई चली जाती है। तो मुक्तिबोध को पढ़ते हुए उनका समय देखिए, मुक्तिबोध में अपना समय देखिए। 60 सालों की पसरती हुई दुनिया के बाद भी चीजें बहुत कुछ बदली नहीं। होना तो ये चाहिए था कि चीजों को बदलना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि दुनिया को थोड़ा और सुंदर होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि मनुष्य को मुकम्मल होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि स्त्री की अपनी आइडेंटिटी बननी चाहिए थी, होना तो ये चाहिए था कि कास्ट और रिलीजन की बाइनरी को तोड़ करके मनुष्य केवल हुकारी भरे कि वो मनुष्य है। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, और जो कुछ नहीं हुआ वो तो हुआ ही, और जो कुछ हो रहा है वो उसे और जो है क्या है, जिसे कहते हैं ना कि गड्ढे में जो है ऊपर से मिट्टी डाल करके दबाने का काम कर रहा है। तो हमारी आपकी या किसी भी ऐसे जागरूक या किसी भी सचेत व्यक्ति की लड़ाई एक नहीं अनेक ऐसी शक्तियों से है। और आप सबका शुक्रिया कि आप सब इसलिए यहाँ हैं क्योंकि आप लगातार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनकी शिनाख्त कर रहे हैं, इन विसंगतियों को पहचान रहे हैं। अविनाश जी का संरक्षण इस सत्र में मिल रहा है, ये बहुत मतलब मैं बहुत खुश हूँ। कक्षाओं से बाहर है, और लंबा समय याद आ रहा है 2007 का अविनाश सर, कि हम लोग बेसी का मैं रहने वाला हूँ पूर्वी चंपारण का, और उस समय हम लोगों ने अखिल भारतीय सम्मेलन किया था जिसमें सीताराम येचुरी जी वगैरह आए थे, और वो हमारे वे दिन थे जब हम रिक्शों पर चढ़ करके भी बोला करते थे। तो लग रहा है कि जैसे कि वो जीवन मैंने पा लिया है, होने की सार्थकता अगर इस तरह से भी मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।